सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। cause गाइस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बस 2 दिन बाद परफेक्ट वर्ल्ड की लेटेस्ट मूवी आने वाली है, जिसमें लॉर्ड्स ऑफ एक्शन के साथ विलो नाइटी के अलावा बाकी सारे कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अपने शी हाओ यानी कि हुआंग का क्या रोल है ये भी तुम्हें आज के वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें यहाँ पे हुआंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे भाई बहुत बुरी हालत में था। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जैसा कि पता होगा लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो के एंड में जो एंशिएंट मोंग लीनेज और जो बाकी के 2 ट्राइब थे ना, जो कि यहाँ पे शी हाओ को अगवा करके ले आए थे उसे सबक सिखाने के लिए, तो वो लोग उसे जैसा तैसा करके यहाँ पे ले आते और आते साथ ही जो लिमिटेशन यिंग यांग फर्नेस है उसके अंदर ट्रैप कर देते हैं। अब गाइस मैं बता दूं कि ये जो एक बहुत बड़ा सा जाइंट फर्नेस है ना, ये असल में गु एंसेस्टर के जो सुप्रीम ट्रेजर है ना उसका एक रेप्लिका है, यानी कि एक डुप्लीकेट मान सकते हो, जो कि उसके जितनी हाफ पावरफुल है। अब तभी यहाँ पे गु यी नाम का एक जो बंदा था जो कि ऑलमोस्ट स्केलेटन जैसा दिख रहा था, उससे एक बंदा कहने लगता है कि सीनियर एक बात बताइए, क्या आप वाकई में से यहाँ पे रिफाइन करने वाले हैं? जिसपे गु यी कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर हम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि गाइस ये असल में गु ट्राइब का एक सुप्रीम बीइंग है और साथ ही डिसेंडेंट है उस क्लैन का जिसने की 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बिट्रे कर दिया था। और ये बेसिकली यहाँ बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर शी हाओ की बॉडी को रिफाइन करते हुए उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे। तभी यहाँ वो कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं किसके बॉडी के अंदर क्या कमाल की चीजें हैं। तभी यहाँ पे हम चेन टाओ को देख पाते हैं, साथ ही शी ली को भी देख पाते हैं। ये चेन टाओ असल में फॉलन एंशिएंट मोंग क्लैन का सुप्रीम बीइंग है और इसने भी यानी कि इसके ट्राइब ने भी हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बिट्रे किया था। साथ ही यहाँ पे शी ली वो असल में फियरलेस लाइन क्लैन जो कि सुप्रीम बीइंग में शुमार की जाती है। और ये असल में जो शी हाओ का माउंट यानी कि गोल्डन लाइन है ना उसका ग्रैंडफादर है, वो भी यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज कर रहा था। यहाँ पे तभी गु यी कहने लगता है कि लड़के आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कल्टीवेशन कैसे की जाती है। आज तुम देखने वाले हो कि असल में कल्टीवेशन क्या होती है, और हमारी भाषा में इसे एसेंशियली द आर्ट ऑफ गैदरिंग मेडिसिन कहा जाता है। ये कहते हैं साथ ही वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जिसके बाद पावर ऑफ स्पेस का यूज करता है, जिसके जरिए से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिक्सर होते हैं ना उसे पूरी तरीके से डिसमेंटल किया जा सकता है। यहाँ पे वो हैंड साइन बनाने लगता है और जिसके बाद उस फर्नेस के नीचे जो फ्लेम है ना उसे और इंक्रीज कर देता है और कहने लगता है कि आज हुआंग को यहाँ पे रिफाइन करके हम ह्यूमन एलिक्सर को हार्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि इतना ज्यादा रेयर है कि इसके जरिए से हमारी कल्टीवेशन बूस्ट हो जाएगी, हमें एक लीडिंग एज मिल जाएगी कि जिसके चलते कोई भी हमें फिर सरपास नहीं कर सकता। और अगर सही मेथड के जरिए से इसे रिफाइन किया जाए तो फिर कोई इमोर्टल एलिक्सर या फिर सेलेस्टियल पिल या फिर स्प्लिट पिल कोई भी इसे सरपास नहीं कर सकता। ये इतना ज्यादा रेयर है। कहते हुए वो हंस रहा था। इस दौरान शी हाओ की बॉडी को ये रिफाइन करना शुरू कर देता और तभी यहाँ पर पीछे मौजूद बाकी के जो किंग्स थे वो कहने लगते हैं कि जरा देखो ये तो हमसे भी ज्यादा रूथलेस निकले, अपने ही लोगों पर ऐसा मेथड कौन यूज करता है। जिसमें पीछे मौजूद बंदा कहने लगता है कि हो सकता है कि शायद इनके बीच कोई एंशिएंट टाइम का पुराना ग्रज रहा हो, और वो भी इस कदर की हेटरेट कि खुद 9 हेवन एंड 10 अर्थ के जो पावरफुल प्रोडिजी है उसे खुद ही अपने हाथों से रिफाइन करके मारने पे तुला है। अभी यहाँ पे हम हुआंग को देख पाते हैं जहाँ उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहे थे ये लोग उस फ्लेम के जरिए से, और तभी यहाँ पर कुछ बोन स्नेक्स आ जाते हैं और साथ ही यहाँ पर वो फ्लेम से धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर से उस एलिक्सर को रिफाइन कर रही थी। शी हाओ को बहुत पेन हो रहा था, उसके मुंह से खून निकलता है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए फुल किलिंग इंटेंट के साथ इनकी ओर देखते हुए मन में कहने लगता है कि सही मायने में सबसे पहले तो मुझे इन्हें मौत के घाट उतारना चाहिए, क्योंकि ये लोग नफरत के ज्यादा काबिल हैं। ऐसे गद्दारों को तो सबसे पहले मारना चाहिए। यहाँ पे तभी हम देख पाते कि धीरे धीरे करके ये जो चेन्स जैसी वाइन निकल रही थी ना, ये असल में विलो लीफ थी जो कि शी हाओ को हील करने के लिए यहाँ पे फैल चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते कि जैसे ही वो स्नेक से टकराते हैं वो टूट जाती है और जिसके बाद इनके लिए रास्ता खुल जाता है और अब ये सारे के सारे एक साथ हुआंग की तरफ टूट पड़ते हैं। तभी शी हाओ की बॉडी के साथ ये ऐसे लिपट जाते हैं कि देखकर बाकी सारे लोगों को बहुत मजा आ रहा था। इस दौरान यहाँ पे ये बोन स्नेक्स उसकी बॉडी को डस रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा ये लोग उसे तड़पाते हैं उतना ज्यादा उसकी बॉडी से वो जो ह्यूमन एलिक्सर है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। सबके सब इसकी बॉडी से निकल रही स्पिरिचुअल एनर्जी को देख के हैरान थे और कहने लगते हैं कि जरा देखो इसकी बॉडी में आखिर किस हद तक स्पिरिचुअल पावर है। ये देखते साथ ही गु यी भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक बार इसे ट्रूली और सही मेथड के साथ रिफाइन कर लिया जाए फिर तो ये पूरी तरीके से ह्यूमन एलिक्सर बन जाएगा। यहाँ पे तभी लायन किंग के जो ग्रैंडफादर है उसे हम देख पाते हैं और यहाँ पे वो कहने लगता है कि सच में इतना पावरफुल इंटॉक्सिकेटिंग मेडिसिनल अरोमा, तो कि मैं खुद इसे देख के हैरान हूँ। यहाँ पे तभी हम मिस गु को देख पाते हैं जो कि कुछ फील करती है और सडनली आगे जाती है और कहने लगती है कि मेरे ख्याल से हमें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एंशिएंट एंसेस्टर हैं उन्होंने स्पेशली उन्होंने हुआंग की डिमांड रखी है और वो खुद उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे परेशान करना, उसे तड़पाना अलग बात है, उसे सजा देना अलग बात है, लेकिन उसे रिफाइन करना हद पार कर रहे हैं हम। अब गोल्डन लाइन का ग्रैंडफादर जब ये सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि जो मेरा ग्रैंडसन है वो बस हमारे क्लैन का एक लौता ऐसा प्रोडिजी है जो कि इतने सेंचुरीज बाद आया है, जो कि एक हेवन ब्लेस्ड जीनियस है, लेकिन फिर भी इसने इसके साथ क्या किया, बेरहमी के साथ इसने इसके दाव फ्रूट को पूरी तरीके से शैटर्ड कर दिया। आखिर मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं तो
ये तक नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मारा जा चुका है। तो जो ग्रज हमारे बीच उसने क्रिएट किया है उसका बदला मैं लेके रहूंगा। तभी यहाँ पे वो बाकी के साथियों को भी कमांड करता है और जिसके बाद ये जो फ्लेम थी ना फर्नेस के नीचे ये और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और जिसके चलते हुआंग को और ज्यादा पेन होता है। और ये फ्लेम जो थी ना इनका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि सामने के पिलर्स भी बस इसके हल्की सी वेव से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस दौरान वापस से ये जो स्नेक्स थे उसकी तरफ रश करते हैं। लेकिन गाइस अचानक से शीहा का फोरहेड में जो यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ना इंपीरियल पास के उसी सुप्रीम बीइंग के द्वारा अचानक से वो ग्लो करता है, क्योंकि इस रिस्ट्रिक्शन को इसीलिए लगाया गया था ताकि कोई भी शीहा की परमिशन के बिना जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस है ना उसकी परमिशन के बिना कोई भी इसका एक्सेस हासिल ही ना कर पाए। अचानक से वो इतनी तेजी से एक्टिवेट होता है कि किसी को इस बारे में पता नहीं चल पाता। लेकिन तभी दूर मौजूद जो दूसरा बीइंग है वो कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जो डिमोनिक बुद्धा है वो काफी ज्यादा मर्सीफुल है और बस इसकी बॉडी किसी भी वक्त पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाएगी और एक बार बस हुआंग कार्मिक फ्लेम को डिवोर कर लिए उसकी बॉडी के अंदर ये चली जाए उसके बाद तो इसका खेल खत्म हो जाएगा, एक ही झटके में ये मारा जाएगा। और अगर ऐसा होता है ना तो देखने में मजा आएगा कि आखिर इसका ट्रू कर्मा क्या है। यहाँ पे ये कोई भी ये सुनते साथ ही हंसने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जो रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर लगाया गया है वो क्या है। और वो हंसते हुए कहने लगता है कि अरे रे हमारे इस दोस्त के फोरहेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया ना अगर गलती से भी हमने इसे टच कर लिया तो फिर तो ये एक्सप्लोड कर जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। उसे का हल्का सा रॉन्ग टच और जिसके बाद इसकी बॉडी के साथ वो हाल होगा कि कोई गुमान तक नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ मैं हमारे इस रेयर मटेरियल को ऐसे जाया होने कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो आराम से काम करना होगा ना। ये कहते साथ ही वो उस फ्लेम को ना बहुत ही जेंटली उसके बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए उसे और ज्यादा इंक्रीज करता है और कहने लगता है कि वैसे भी हमारे पास सुप्रीम ट्रेजर है और किसे पता इसके यूज करने से हुआंग को भी कोई फॉर्चून हाथ लग जाए। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे ये जो वाइन से ये उसे जकड़ने लगती है। शीहा खुद को हील करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन काम नहीं बन रहा था दोस्त और यहाँ पे धीरे धीरे करके उसके जो मेरेडियंस है वो शैटर्ड होने लगते हैं। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, दर्द के मारे बिल्कुल छटपटाता है। लिटरली उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि यहाँ उसकी बॉडी उसके शरीर उसके जो बॉडी पार्ट्स है ना उससे खून निकलने लगते हैं और धीरे धीरे करके फिर उसके सारे मेरेडियंस को शैटर करना शुरू कर देते हैं। और पीछे जो ये कोई था वो यही कह रहा था कि अगर ये इस चीज को रेजिस्ट कर लेता है ना तो उसके बाद जो ह्यूमन एलिक्सर उभर के हमारे सामने आएगा ना वो बहुत ज्यादा रेयर होगा। अब सब कुछ बस इस पे और उसके विल पावर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तभी अचानक से वापस से वही स्नेक आकर उसकी बॉडी से लिपट रहे थे जिसके चलते शीहा का जो ग्रेट दाव है वो धीरे धीरे अलग हो रहा था। यहाँ तक कि जो बॉडी एज अ सीट जो आर्ट जो पैथ वो फॉलो करते हुए आया है जिसके लिए उसने न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया था अचानक से इसके अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं, वो तक शैटर्ड होने लगता है। यहाँ पे इन लोगों ने इसके दाव फ्रूट पे हमला किया था। शीहा दर्द के मारे चिल्लाता है, उसके नजरों के सामने ना उसका पूरा का पूरा सफर ऐसे इस कदर उभर के आ रहा था कि उसे देखकर खुद के ऊपर तरस आ जाता है। वो यहाँ पे देख पा रहा था कि जो दाव फ्रूट जिसे फॉर्ज करने के लिए उसने काउंटलेस ऐसे बैटल्स लड़े हैं जिसमें वो मरते मरते बचा है, बार बार अपनी जान को जोखिम में डाला है और न जाने कितने मुश्किलों का सामना किया है, तब जाकर वो कहीं इस दाव फ्रूट को फॉर्ज कर पाया था। और आज उस चीज को जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया ये लोग उसे एक मेडिसिनल हर्ब में रिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे शीहा के एक एक टेक्निक्स की यहाँ पे हमें झलक दिखाई जाती है। तभी यहाँ थोड़ी देर बाद उसके अंदर से 7 कलर्ड अरोमा मिस्ट के रूप में बाहर आती है और तभी यहाँ पे हम देख पाते कि शीहा का जो फ्लावर ऑफ द ग्रेट दाव यानी कि रिफाइंड दाव लॉस का एक कंडेंस्ड फॉर्म वो तक फॉल होता हुआ नजर आता है। और तभी ये कोई कहने लगता है कि लड़के तुम्हारी कल्टीवेशन तो बर्बाद हो चुकी है, इतनी मेहनत ऐसे ही सेकंड में जाया हो गई है, जरा देखो तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। इतनी कल्टीवेशन करने के बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद अब वो बस अतीत का एक पुराना हिस्सा बन के रह गया है, तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ अब जाया हो रहा है। अब ये लोग धीरे धीरे प्री मॉडल स्पिरिट तक पहुंच जाते हैं और अब उसे भी रिफाइन करना शुरू कर देते हैं और ये असल में फाइनल स्टेप है जिसमें ह्यूमन एलिक्सर को क्रिएट किया जाता है प्री मॉडल स्पिरिट को रिफाइन करने के बाद। जिसके बाद ये कोई कहने लगता है कि लड़के तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, सर्वाइवल का कोई चांस बचा ही नहीं, तो आखिर अभी तक स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, हार मान लो। यहाँ पे उसकी प्री मॉडल स्पिरिट की बॉडी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी थी, उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा बचा था और धीरे धीरे करके बस मुंह आंखें और अंत में शीहा बस इतना कहता है कि क्या सच में कोई चांस नहीं है। तभी अचानक से यहाँ पे विलो लीव्स को हम देख पाते हैं और अचानक से विलो ट्री पूरी तरीके से खिल चुका था और यहाँ पे तभी हमें विलो डाइटी का वो सेंटेंस सुनाया जाता है जहाँ पे उसने कहा था कि जब कोई दाव की लिमिट तक पहुंच जाता है तो वो मौत से होकर ही असली जिंदगी को ढूंढ पाता है। जब निर्वाणा कल्टीवेशन है वो तो राख से ही शुरू होती है और जो कि एक काइंड ऑफ फ्लेम ऑफ प्रोटेक्शन है जो कि तुम्हें वापस से फॉर्म करेगी। अब शीहा की प्रीमोर्टल स्पिरिट उस विलो लीफ को पकड़ लेती है जिससे उसकी बॉडी वापस से फॉर्म हो जाती है और अचानक से एक ह्यूज सा इम्पैक्ट रिलीज होता है। शीहा जो कि यहाँ पे बिल्कुल सुध-बुध पड़ा हुआ था, अचानक से उसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट जैसे ही अपने पहले भले फॉर्म में आती है उसकी बॉडी से अचानक से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है और वो कहने लगता है कि अपने इतने सालों की कल्टीवेशन के दौरान मैंने बहुत सी चीजों को इंडोर किया है लेकिन मैं कभी भी ऐसे स्टेट में नहीं पहुंचा कि मैंने किसी उम्मीद के सहारे सर्वाइव किया है। बिल्कुल नहीं, मैंने अपने पैथ को खुद फॉर्ज किया है और उस पर चल के ही मैं सर्वाइव करता हुआ आ रहा हूँ। अब उसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट अंदर से हंसती है और कहने लगती है कि तुम लोग मुझे रिफाइन करना चाहते हो, मेरे सबर को आजमाना चाहते हो, आजमा लो, आज
मैं भी बर्दाश्त की हर एक सीमा को पार कर दूंगा। यहाँ पे उसकी बॉडी से अचानक से अलग ही टाइप की एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज होती है, जिसे देखकर बाकी सारे जो यहाँ पे इनके एम्परर्स थे ना, न्यू एम्परर्स, वो सब के सब हैरान थे और कहने लगते हैं कि कैसे आखिर इतनी ज्यादा हार्डशिप को उसकी बॉडी एंजॉय कैसे कर सकती है, ये तो नामुमकिन है। यहाँ पे मिस मू बताने लगती है कि इसकी कल्टीवेशन तो डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन उसका जो दाव हार्ट है वो अभी भी अनब्रोकन रहा। और अब मैं समझी कि क्यों इसके लिए फॉरेन रेलम ने इस हद तक की डिमांड रखी है और क्यों इससे सबसे बड़ा थ्रेट कहा जाता है, और क्या बस इसी के चलते मेरा भाई अपनी मर्जी से इसे फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे ये लोग इतना ज्यादा फोर्स डालते हैं ना कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो ट्रिगर हो जाता है, जिसके चलते अब यहाँ पे अचानक से उस फर्नेस के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि उसका इम्पैक्ट सभी को हिला के रख देता है। तभी यहाँ पे जो गोल्डन लाइन का ग्रैंडफादर वो कहने लगता है कि हमें कुछ करना होगा, रोको इसे, इसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट कोलैप्स होने की कगार पे है, अगर जल्दी नहीं रोका तो वो एक्सप्लोड कर जाएगी, हम मारे जा सकते हैं। सडनली यहाँ पे एक आवाज आती है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग इसके साथ ऐसी हरकत करो। हाँ, इसके इनहेरिटेंस पाने के लिए तुम लोग इस हद तक कैसे जा सकते हो? एंशिएंट एंसेस्टर ने हुआंग के लिए ऑलरेडी प्लान्स बना रखे हैं, तुम लोग होते कौन है इसमें दखल अंदाजी करने वाले? चुपचाप यिन यांग फर्नेस को रिवर्स करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये असल में लूशा और जो वुकांग है ये दोनों आ चुके हैं और ये असल में जो इनके इमोर्टल किंग है उसके ट्रस्टेड रिटेनर है, बहुत ज्यादा लॉयल है और ये लोग असल में एम्परर क्लैन के सुप्रीम बीइंग माने जाते हैं। और ये दोनों आ जाते हैं उस फरमान को लेकर। तभी ये भी इसे रिलीज करते हुए कहने लगता है कि इसकी बस प्रीमोर्टल स्पिरिट बची है, आखिर इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है, वैसे भी ये इनफ है उनके एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे तभी वो ग्रेट टावर ऑफ टाइम का यूज करता है और जो कि असल में गु एंसेस्टर की जो इनेट डिवाइन एबिलिटीज है उन्हीं में से एक है, जिसके चलते वो वक्त को थोड़ा सा पीछे कर देता है। अब यहाँ पे यिन यांग की पावर को रिवर्स करने के लिए टाइम रिवर्सल का भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे शियाओ की जो प्रीमोर्टल स्पिरिट थी जो कि ऑलमोस्ट शैटर्ड होने वाली थी, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ जाती है और जिसके बाद सीधा शियाओ के शरीर में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ शियाओ को इतना बड़ा झटका लगता है क्योंकि इसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट ऑलमोस्ट मौत के कगार तक पहुंच चुकी थी। अब गोल्डन लाइन किंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है कि अब हम इसका क्या करें, ये तो हमारे हाथ से निकल रहा है। जिस पे वो कहने लगता है कि शांत रहो, मेरे पास प्लानिंग है और वैसे भी जो हो गया सो हो गया, गुस्सा करने से कुछ भी बदलने नहीं वाला। और हाँ, वैसे भी हमें जल्द से जल्द इसकी ट्रू बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करना ही होगा, लेकिन हमें फिर भी हमें एक हेवनली ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कोई फॉलन ब्लड फीनिक्स का ब्लड ही क्यों ना हो, तभी जाकर इसकी बॉडी को हम वापस से रिफॉर्म कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि शायद कोई वो देना चाहेगा। अब ये सुनते साथ ही जो दो बंदे आए थे ना इमोर्टल किंग के, वो लोग समझ जाते कि यार हम उसे इस कंडीशन में तो यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर एंशिएंट एंसेस्टर को पता चला ना कि हुआंग के साथ हुआ क्या है तो भाई इनकी जान भी खतरे में आ जाएगी इन लोगों के साथ। तो वो लोग समझ चुके थे कि हमें हर हाल में एक हेवनली ट्रेजर को यूज करना ही होगा, उसकी कुर्बानी से ही शायद हम इसकी बॉडी को फोर्ज कर पाए। साथ ही हुआंग की मदद भी करनी होगी ताकि वो हमारे रियलम के अंदर रहकर ही एक दाव फ्रूट को फोर्ज कर पाए, तभी जाकर उसकी बॉडी काम करेगी। अब गोल्डन लाइन का ग्रैंडफादर भाई समझ जाता है और वो कहने लगता है कि इसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट ऑलमोस्ट फेड हो रही है, हमें सबसे पहले इसे इमोर्टल प्लेटफॉर्म माउंटेन में भेजना होगा। मतलब गाइस तुम सीन देख रहे हो, पहले यही लोग कांड करते हैं और अभी यही लोग उसे ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो व्हाइट हेयर वाला जो रिटेनर था ना, वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या ये गुई ने ये जानबूझ के किया होगा? जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि किसे पता, जिस पे वो कहने लगता है कि अगर उसने जानबूझ के हुआंग को मारने की कोशिश की है तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस पे ब्लैक आर्मर वाला जो रिटेनर था वो कहने लगता है कि फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है इन सब पे चर्चा करने के लिए, हमें सबसे पहले इसे रिवाइव करना होगा। ये सुनते साथ ही वो बंदा कहने लगता है कि पर कैसे, क्योंकि जो इमोर्टल प्लेटफॉर्म माउंटेन है वो सिर्फ इसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट को ही बहुत मुश्किल से प्रिजर्व करके रख सकती है और इतने कम वक्त में एक फॉलन ब्लड फीनिक्स ट्राइब के ट्रू ब्लड को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सारे लोग गू ट्राइब से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, तो मेरे ख्याल से हुआंग को बचाने के लिए वो हर हद तक जाएंगे ताकि बस कैसे ना कैसे करके ये गुई को ये लोग थोड़ा अपोज कर सके। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते कि ये लोग सीधा उस बॉक्स को ले जाकर उस पानी के अंदर फेंक देते हैं जिसके अंदर के शियाओ मौजूद था। अब यहाँ पे शियाओ की बॉडी जिस बॉक्स के अंदर रखी हुई थी उसे ये लोग उठाते हैं और सीधा यहाँ पे जो ब्लड पूल था उसके अंदर फेंक देते हैं। अब जैसे शियाओ उस ब्लड के अंदर जाता है, अचानक से उसके ऑरा को सेंस करते साथ ही फॉलन ब्लड फीनिक्स ट्राइब का सुप्रीम बीइंग वो अपनी आंखें खोलता है और ये भी असल में उन्हीं बिट्रेड क्लैन में से एक है जिन्होंने कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ को धोखा दे दिया। अब तभी वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम शी क्लैन के डिसेंडेंट हो, और अब मैं समझा कि आखिर क्यों गू ट्राइब के वो मेंबर तुम्हें इतना डेस्परेटली मारना चाहते थे। ठीक है, फिर अब तो तुम्हें रिवाइव करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन लड़के तुम रिवाइव हो पाते हो या नहीं सब कुछ अब बस इस ब्लड पे डिपेंड करता है कि ये तुम्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं। अब वो अपनी ट्रू इमोर्टल ब्लड को सीधा हुआंग की तरफ बढ़ा देता है जो कि अभी भी उस बॉक्स के अंदर लेटा हुआ था, और जैसे ही वो ब्लड ड्रॉप उसके शरीर के पास जाती है तो वो अपना काम करना शुरू कर देती है। अब तभी यहाँ पे वो ऑल द बेस्ट कहता है हुआंग को और इस दौरान ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो रिटेनर्स थे जब वो देखते हैं कि इतना रेयर ब्लड इसे दिया गया है तो वो लोग और ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शियाओ की बॉडी कभी भी इसे टॉलरेट नहीं कर सकती। अब ये जो फीनिक्स ब्लड था ना, इसकी पावर असल में निर्वाणा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करती है जिसके जरिए से किसी के ट्रू सेल्फ को रीजनरेट किया जाता है। शियाओ की बॉडी ऐसा लग रहा था कि मानो बिल्कुल राख से बन रही हो, लेकिन
देखने वाली बात ये थी कि जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है ना, अचानक से यहाँ पर एक शैडो फिनिक्स बाहर आता है और ये जो रेड कलर का शैडो फिनिक्स था वो अचानक से उसे एक्सेप्ट करते हुए पलक झपकते ही उसकी बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। जो देखते साथ ही सबके सब हैरान थे कि उस ब्लड ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसकी जो निर्वाणा थी उसे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हुआंग की आंख नहीं खुलती, उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पे ये समझ चुके थे कि जो निर्वाणा है वो फेल्ड हो चुका है। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो फिनिक्स ब्लड है वो तो किसी मरे हुए के फाइनल स्टेप में भी जाकर उसे वापस से रीबर्थ कर सकती है, तो आखिर इसके मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब तभी व्हाइट हेयर वाला रिटेनर कहने लगता है कि शायद अब बस एक और सिंगल ओपिनियन ही बचा है कि जिसके जरिए से हम इसे बचा सकते हैं और अपनी जान भी बचा सकते हैं। तभी वो कहने लगता है कि जाओ और जाके गो एंसेस्ट्रल लैंड में जो यिन यांग फर्नेस है उसे एक्टिवेट करो। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुप्रीम ट्रेजर ऑफ द गू ट्राइब जैसे कि यिन यांग फर्नेस कहा जाता है उसे दिखाया जाता है और भाई ये बहुत खतरनाक ट्रेजर है। यहाँ पे तभी हम देख पाते कि गू ही ऑलरेडी मौजूद था, व्हिच मींस कि उसे ऑलरेडी पता था कि हुआंग को ऐसे बचाया नहीं जा सकता। तभी यहाँ पे स्पेस में क्रैक बनता है, दोनों रिटेनर्स हुआंग को लेके यहाँ आ जाते हैं और जैसे उनमें से एक गुई को देखता है तो वो समझ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम तब से यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे थे क्योंकि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। जिस पे वो कहने लगता है कि देखो मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जिस चीज में भी हमें इन्वॉल्व किया जाता है ना हम उस मामले में काफी ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं और नेचुरली जब तुम लोग यहाँ पे आए थे तब मैंने अंदाजा लगा लिया था कि माहौल कुछ ज्यादा ही बिगड़ने वाला था, इसलिए मैं तैयारी करके आया हूँ। अब तभी वो कहने लगता है कि 9, 11 एंड 10 अर्थ से बिलोंग करने वाला जो इसका दाव है वो तो शैटर्ड हो चुका है और इसकी जो ट्रू सेल्फ है उसे यहाँ पर रीबिल्ड करना एक बहुत बड़े से बैकलैश को न्योता देने के बराबर है और पहले अटेम्प्ट में ही कामयाब हो पाना ये तो बिल्कुल हेवन को डिफाई करने के बराबर है। पर मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सिर्फ उसे इस यिन यांग फर्नेस के अंदर डाल के उसे शैटर्ड करके वापस से उसे कम्प्लीटली रीमेक करना होगा, तभी जाकर शायद हम इसकी जान बचा पाए। पर अगर हम इसे पेयरलेस डिवाइन मेडिसिन के द्वारा रिफाइन करते हैं ना तो फिर शायद हम फिर एक ऐसे इनविजिबल बॉडी को फोर्ज करने में कामयाब हो जाएंगे जिस वजह से आने वाले सदियों तक कोई भी इसकी टक्कर का नहीं होगा। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ लेकिन इसमें गो ट्राइब का कोई फायदा नहीं, तो भला मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा। अब ये कहते हुए वो अपना मुंह फेर लेता है, जो सुनकर जो ब्लैक आर्मर वाला रिटेनर था वो कहने लगता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, इतना सब कुछ तुमने इसके साथ किया और अब तुम मुंह फेर रहे हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि गो ट्राइब अभी भी 9 हेवन से जुड़ा हुआ है और शायद इसी के चलते तुम लोग जानबूझकर एंशिएंट एंसेस्टर के प्लान को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ मैं समझ गया। ये वही कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम दोनों को मुझ पे भरोसा नहीं तो तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो, तुम दोनों तो वैसे भी यहाँ के लॉर्ड हो ना, तो जाओ आगे बढ़ो, खुद ले जा सकते हो हुआंग को, मैं तुम दोनों को मैं किसी को नहीं रोकने वाला। ये सुनते साथ ही जो व्हाइट हेयर वाला रिटेनर था वो कहने लगता है कि तुम भी जानते हो ये सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रूशियल है, जब तक हम उसे रिवाइव नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जा सकते। चिंता मत करो, अगर तुम हुआंग को रिवाइव करने में मदद करते हो तो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा हम उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं। अब ये कोई ये सुनते साथ ही हंसता है, कहने लगता है कि असल में यिन यांग फर्नेस के 2 पोल्स हैं और जो यांग फर्नेस है वो नीचे मौजूद है, जो कि असल में एक ऐसा डेथ ट्रैप है कि जिससे बचने की कोई चांसेस ही नहीं। ये दाव को डिसॉल्व करके हड्डियों को बिल्कुल जला के राख कर देता है, लेकिन जो यिन फर्नेस है इसके ऊपर वो बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये असल में हेवन डिवाइन फॉर्च्यून को अब्सॉर्ब करती है और फिर यांग फर्नेस के अंदर उसे रिफाइन करती है और कुल मिला के इनके अंदर टोटल 6 प्लेसेस मौजूद हैं। व्हाइट हेयर वाला रिटेनर ये सुनते साथ ही हंसता और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारा असली मकसद ये है कि तुम असल में इनको यहाँ पे हार्वेस्ट करना चाहते हो ताकि उसके जरिए से यांग को नरिश करो। हाँ तुम लोग भले ही हुआंग के ट्रू बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर लो लेकिन तुम लोग उस फॉर्च्यून को खुद यूज करोगे ताकि तुम लोग इसके जरिए से अपने ग्रैंडसन की मदद कर पाओ। अच्छा प्लान है, लेकिन माफ करना ये जो तुमने 6 जगहों को बताया ना, 6 लेयर्स का, उनमें से जो 5 फॉर्च्यून प्लेसेस हैं वो असल में हमारे होंगे एंशिएंट एंसेस्टर के और जो एक होगा वो तुम्हारा होगा। जिससे ये कोई हंसने लगता है क्योंकि शुरू से उसका प्लान तो यही था। वो कहने लगता है कि ठीक है फिर डील पक्की। अब तभी यहाँ पे यंग एम्परर्स इसी ओर बढ़ने लगते हैं, उनमें से कहने लगता है कि ची मैंग होंग यहाँ पे नहीं है, जिसमें इन्हें बताया जाता है कि जो दाव कॉम्प्रिहेंशन टी गैदरिंग है वो इस वक्त उसे होस्ट करने में बिजी है, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। पर चिंता मत कीजिए, ये जो डील हुई है ना इसे हम लोग मिलकर पास कर देंगे। अब तभी यहाँ पे बाकी सारे जो यंग एम्परर्स हैं वो भी आ जाते हैं, जिनमें आन रान और सो गू भी मौजूद थी। इस साथ ये लोग भी आगे बढ़ जाते हैं और ये भी देखना चाहते थे कि आखिर हुआंग की बॉडी को कैसे कैसे ये लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब तभी यहाँ पे शिहो की बॉडी उड़ती है और ये लोग इसे यहाँ से लेके चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले बस मुंह को यहाँ पे बताया जाता है कि जो यिन फर्नेस है वो असल में प्योरेस्ट एसेंस ऑफ ग्रेट टाओ को कंडेंस करता है, जिसका मतलब ये चांस बहुत ज्यादा रेयर है। तो अगर तुम भी आगे बढ़ना चाहती है तो तुम्हें भी चलना चाहिए। यहाँ पे मिस मूवी मन में सोचने लगती है और उसे हुआंग के लेना बुरा लगता है। वो कहने लगती है कि उसका अंत ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये डिजर्व नहीं करता। तभी वो कहती है कि नहीं मैं बाहर ही ठीक हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि ये कोई उसकी बात को ना बड़े गौर से सुन रहा था और तभी यहाँ पे एक एक करके हुआंग के साथ सबके सब उस फर्नेस के अंदर पहुंच जाते हैं और ये कोई फ्लेम को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर जूनियर्स हुआंग के पैथ को कैसे ट्रेस कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जूनियर्स अपने ग्रेट डाउ को और परफेक्शन लेवल तक पहुंचा पाए। अब जो वो विटनेस करने वाले इसके जरिए से इन्हें काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हासिल होने वाली है और इस लड़के का जो दाव फ्रूट है वो हमारे रियलम के जीनियस को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। यहाँ पे हम देख पाते कि वो जो रिटेनर्स थे उनमें से एक
तभी कहने लगता है कि हाँ, भले ही गू ट्राइब के कुछ सेल्फिश यहाँ पे मोटिव्स रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे हमारे जूनियर्स को बहुत फायदा मिल रहा है और मानना पड़ेगा इस बार तो गू ट्राइब ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे तभी शी-हा का ग्रेट दाव इन्हें नजर आने लगता है, लेकिन यहाँ पे ये कोई अच्छे से जानता है कि किसी के ग्रेट दाव के जरिए से अपने सेल्फ को टेम्पर कर पाना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। ये कोई आसान खेल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी तो हुआंग के लिए है, क्योंकि 99% चांस है कि वो इसमें नाकाम हो जाए, लेकिन अगर वो फेल होके मारा जाता है ना, तो भी हमारे हाथ खाली नहीं रहने वाले। अब यहाँ पे सबके सब शी-हा के दाव को समझना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पे हेवन का जो लॉ है, जो कि ग्रेट दाव से बिलोंग करता है, उसका लॉ यहाँ पे ऐसा ट्रिगर होता है कि एक तेज लाइटनिंग सीधा उस फर्नेस के ऊपर गिरती है। अब ये देखते साथ ही उनमें से एक जो ब्लैक आर्मर वाला रिटेनर था, वो सभी को बाहर आने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उन्हें पता था कि हुआंग कभी भी इस ट्राइब्यूशन को झेल नहीं सकता। ऑलरेडी उसकी बॉडी कोलैप्स होने की कगार पे है, विच मींस उसके सराउंडिंग के जो लोग होंगे उनके ऊपर ये इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए वो सभी को निकलने का ऑर्डर देता है। यहाँ पे ये कोई कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपने 9 हेवन के इनकम्प्लीट दाव को हमारे इस रियलम के फ्लॉलेस ट्रू लॉ के साथ ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन के साथ ट्रेड करने का सोच रहा है। क्या पागलपन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तो यहाँ पे उड़ तक नहीं सकता, तो आखिर वो इस ट्राइब्यूशन को कैसे इंजॉय करेगा। यहाँ पे हुआंग के हाथ पैर हिलने लगते हैं। तभी यहाँ हम यिन यांग माइलस्टोन को देख पाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जो यिन यांग फोर्स है ना, ये फोर्सफुली जो ग्रेट दाव है इस रियलम का, उसे शी-हा के बॉडी के अंदर काफी स्पीड से इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हुआंग फील कर पाता है। और इस काम में सबसे बड़ा योगदान यांग की का है, लेकिन दूसरी तरफ यिन की जो थी ना, वो फोर्सफुली उसकी बॉडी को क्रश करते हुए उसे रिबिल्ड भी कर रही है। यानी कि गाइस, जो अपना हुआंग है ना, वो बिल्कुल मौत की कगार पे पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इसे रिवाइव करना चाहते हैं और उसके जरिए से यहाँ के लॉस का, यहाँ के रियलम के जो ग्रेट दाव है उसका यूज करें। और जिस मेथड का ये लोग यूज करें ना, एक फोर्सफुली जैसे कि इंसान को क्रिएट करना, ये हेवन के लॉस के खिलाफ है। इसी के चलते ये चीज ट्रिगर हुई। लेकिन यहाँ ये जो यिन यांग फर्नेस है, वो शी-हा को प्रोटेक्ट कर रहा था। इवन ये शी-हा का जो दाव फाउंडेशन है, उस तक को भी ये हिला के रख देता है। वो पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। अब तभी यहाँ पे शी-हा की बॉडी के अंदर से वो ब्लड ड्रॉप बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही वो समझ आता है कि ये असल में फीनिक्स ब्लड के साथ मिलकर इसके शरीर के अंदर पहुंच गया था। ये एक ऐसी चीज है जो कि उस प्रोसेस के दौरान उसके बॉडी के अंदर चली गई, जिसने उसके ब्लड को करप्ट करने की कोशिश की, और तभी वो चीज नाकाम हो गई थी जब उसके बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था। इस दौरान यहाँ पे शी-हा का अपना ब्लड, इवन के खुद शी-हा किसी और के ब्लड को अपना नहीं बनाना चाहता था, और वो कहने लगता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इसे अपनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। भले इसके जरिए से मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, लेकिन मेरा जो रास्ता है उसके अंदर एक फ्लॉ आ जाएगा, और वो फ्लॉ मैं खुद हूँ। लेकिन मैं अपने दम पर अपने पैथ को क्रिएट करते हुए उसके ऊपर चलना चाहता हूँ, अपनी बॉडी को खुद अपने पावर से ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। मेरा जब पैथ ही फ्लॉलेस है, तो आखिर मैं उसका फ्लॉ कैसे बन सकता हूँ। यहाँ पे शी-हा उसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है, और सभी लोग देख के हैरान थे कि इसके पास तो फीनिक्स ब्लड है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर माना जाता है। यहाँ पे तभी जो उसकी बॉडी है, ट्रू बॉडी है, वो रिकंस्ट्रक्ट होने लगती है, जो कि फीनिक्स ब्लड का ही एक इफेक्ट है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि शी-हा ने इस ब्लड को अपनाया नहीं था, बस इसके इफेक्ट के जरिए से इसकी बॉडी फॉर्ज हो गई थी। तभी यहाँ पे जो ब्लैक आर्मर वाला बंदा था, वो देखकर हैरान था और कहने लगता है कि सच में ये लड़का बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे हुआंग खुद से कहने लगता है कि मेरी बॉडी अपने आप में ही एक ऐसा रियलम है जो कि मैरियड लॉस का यूज करके अपने सेल्फ को पूरी तरीके से परफेक्ट कर सकता है। मुझे किसी की ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेवन एंड अर्थ भी एंड हो सकता है, लेकिन मेरे दाव का कोई अंत नहीं है। अब यहाँ पे उसका जो दाव है वो वापस से फॉर्ज हो रहा था। जिसके बाद शी-हा को जब इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हासिल होती है, तो बॉडी एज अ सीड अपने मेजर कंप्लीशन स्टेज में पहुंच जाती है, जो कि तब होता है जब 3 रियलम्स के जो दाव लॉज है वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे ये सारे जो लालची न्यू एम्परर्स थे, ये लोग तैयार थे उसके फॉर्च्यून को चुराने के लिए। एक आर्टिफैक्ट भी ये बाहर निकालते हैं, जो कि दूसरे के बॉडी के अंदर जो फॉर्च्यून होता है उसे कैद कर लेता है। यहाँ पे ये लोग शी-हा के उस ट्रू पैथ का पता लगाना चाहते थे, ताकि इसके जरिए से ये खुद के भी जो दाव है ना, उसे परफेक्ट लेवल तक पहुंचा पाए। लेकिन हुआंग तब तक तो भाई उसका कंट्रोल आ चुका था, और वो कहता है कि तुम लोग तो मेरे ट्रू पैथ के ट्रेस को यहाँ ढूंढने के लिए आए थे, हाँ, ताकि खुद को परफेक्ट कर पाओ। अब तभी यहाँ पे वो जो आर्टिफैक्ट था वो शी-हा के हाथों में चेन्स को लगा देता है। अब यहाँ पे ये लोग पुल करने की कोशिश करते हैं, भाई शी-हा पकड़ता है उन्हीं चेन्स को अपनी ओर घसीटने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे गाइस एज वी नो कि जो यिन यांग की फ्लोज है, जो कि रिवर्स में इस वक्त फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो काम ये उसके साथ करना चाहते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, और इन्हीं का जो दाव फ्रूट है वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका था। और गाइस भाई यहाँ पे ये जो फर्नेस था ना, ये इनके दाव फाउंडेशन को अपने अंदर ड्रेन करना शुरू कर देता है, जिसके चलते भाई इनकी हालत खराब हो जाती है। और तभी शी-हा जाता है और कहने लगता है कि अब तुम लोगों की बारी है असली मजे को चखने की, और ये कहते हुए वो उनकी बहुत बुरी तरीके से वाट लगा के रख देता है, लिटरली उठा के इन्हें मार रहा था। जो देखते साथ ही ये कोई कहने लगता है कि फाइनली जो चीज मैं देखना चाहता था अब वो होने वाला है। जब सारे के सारे आपस में लड़ेंगे तभी तो पहचान होगी कि ट्रू वॉरियर कौन है, और इनके बीच से वो हीरो उभर के आएगा। यहाँ पे तभी शी-हा इन सभी को इतनी बुरी तरीके से बैंड बजाता है ना, कि इन्हें उठा के मार के इस फर्नेस के बाहर पटक देता है। इन सबकी हड्डी पसली एक हो चुकी थी, और तभी जो बाकी 2 रिटेनर्स थे वो कहने लगते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये कोई बात घुमा देता
नहीं था और कहने लगता है कि शायद ये जो फर्नेस है ना, इसको ये पसंद नहीं आया कि कोई इसके अंदर रहकर किसी आर्टिफैक्ट का यूज करे, इसीलिए तो इनको मार के दूर फेंक दिया और फिलहाल के लिए हमें अपने असली काम को अंजाम देने पे सोचना चाहिए। यहाँ पे मिस मू मन में कहने लगती है कि क्या वाकई में गू ट्राइब वाकई में अभी भी लॉयल से इनकी, फिर ये लोग सीक्रेटली अभी भी 9 हेवन की मदद कर रहे हैं। तभी हम यहाँ पे फर्नेस के अंदर हुआंग को देखते हैं। अब तभी यहाँ पे हुआंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ना, तो भाई उसकी ऑरा फील करते साथ यहाँ पे जो ये कोई थी, इसकी हंसी देखने लायक थी और भाई क्या चिलनेस थी इसकी हंसी में। और वो यहाँ हुआंग को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगता है कि मेरे दोस्त, इस नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है और अब जबकि तुम्हारा बॉडी एज अ सीट पैथ अपना शेप ले चुका है परफेक्शन का, तो अब बारी है कि गू ट्राइब का जो हिसाब है उसे बराबर किया जाए। अभी ये सुनते साथ ही हुआंग खुद भी कंफ्यूज था और वो कहने लगता है कि क्या। तभी यहाँ पे जो मिस मू थी वो भी यहाँ पे सारा नजारा देख के शॉक्ड थी। और गाइस, इसे कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन गाइस मुझे पता है कि मेरे होमीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन कितनी ज्यादा पसंद है। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।